दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट और साथ ही साथ केंद्रीय बजट में युवाओं के लिए क्या कुछ है खास। सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन होगा, लेकिन इसके पहले जो छात्र सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों देखा जाए तो कल की डेट में केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर दिया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और इस बजट में युवाओं के लिए आखिरकार क्या कुछ खास है और साथ ही साथ क्या कुछ नए बड़े यहाँ पर ऐलान केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं इस बजट में। तो थोड़ा सा शॉर्ट समराइजेशन के तहत हम लोग चीज़ों को लेने वाले हैं। देखा जाए दोस्तों तो किसी भी देश का जो बजट होता है तो वो आगामी जो वर्ष होते हैं उनका एक बेसलाइन होता है, वो स्तंभ होता है, आधार होता है। तो ऐसे में देखा जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत ई शिक्षा पर जोर रहेगा, हर बच्चे तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाई जाएगी। 200 नए ई विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे और इसके लिए कैंपेन भी शुरू किया जाएगा। ई लर्निंग को प्रोत्साहन भी मिलने वाला है। मतलब आगामी समय में जो डिजिटलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और शिक्षा में भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा। अगर दोस्तों देखा जाए शिक्षा का जो बजट है वो बढ़ाया गया है और थोड़ा बहुत बढ़ा है। 2022-23 में 1.04 लाख करोड़ का है और स्कूली शिक्षा 63,449 करोड़ रुपए है, जो पिछले मुकाबले थोड़ी सी अधिक है। उच्च शिक्षा पर देखा जाए तो इसी तरह बजट को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, 40,810 करोड़ का रखा गया है। तो आम बजट में डिजिटल शिक्षा पर खास जोर है और कोविड महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र जिस तरह से ऑनलाइन माध्यम पर निर्भर रहा उसकी छाप स्पष्ट रूप से बजट में देखी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत में 16 लाख मौके मिलेंगे और 60 लाख नई नौकरियों की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने बजट में युवाओं को बड़ी राहत दी है। निर्मला सीतारमण जी ने 60 लाख नई नौकरियों की घोषणा की है। उन्होंने कहा 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है। सीतारमण जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी और मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख मिलेंगी। सीतारमण ने कहा कि यह अमृत काल का बजट है। उन्होंने कहा पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत युवाओं को फायदा पहुंचेगा। तो ये बातें कही गई हैं और निफ्टी सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों को भी मौका मिलेगा। अब प्रकाश जावड़ेकर हैं, ये क्या कहते हैं, देश की तरक्की के लिए संसाधनों का विकास, हरित अर्थव्यवस्था को बल और डिजिटल व्यवस्था को बजट 2022 में बढ़ावा दिया गया है। टीम इंडिया को इन्होंने बधाई भी दी है। दोस्तों देखा जाए तो 7 इंजन की रफ्तार से भरेगी इकोनॉमी। इसमें देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 22-23 के लिए बजट पेश किया है। जल मार्ग और माल वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेल और सड़क, ये इकोनॉमी के 7 इंजन बनाए गए हैं। 5 नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव है। 2025 तक पूरा होगा भारत नेट प्रोजेक्ट और 5G यहाँ पर लॉन्च करने की बात कही गई है। यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उनमें एटीएम की सुविधा मिलेगी और बैंक से इंटरलिंक्ड हो जाएंगे। मतलब बैंक, अगर सेविंग बैंक आप सेविंग अकाउंट है आपका बैंक में और पोस्ट ऑफिस में, तो म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस हो पाएंगे। मतलब आप बैंक से पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस से बैंक में,
ये काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। और 5G मोबाइल सेवा शुरू होगी, एम्बेडेड चिप वाली ई पासपोर्ट जो है वो दिए जाएंगे, और ITR में सुधार के लिए 2 साल का अवसर मिलेगा, और साथ ही साथ 1 साल में 80 लाख आवास, 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन, और राज्य कर्मचारी NPS में देंगे 14% अंशदान, और 5 साल में 60 लाख नौकरियां। बस इतना सा ये बजट है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जॉब की आस जगी, नौकरी देना चैलेंज होगा। अर्थशास्त्री व CA की नज़र में आम पब्लिक को बजट से नहीं हुआ बहुत लाभ, और वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने के बजाय 25 वर्ष तक दिखाया गया, 25 साल का सपना दिखाया गया है। जबकि बजट भाई 1 साल का होता है, तो आप 1 साल में क्या कुछ करने वाले हैं उस पर आप विजन स्पष्ट करिए। लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी व महंगाई बढ़ने के काफ़ी आसार यहाँ पर जानकारों की तरफ से बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सूरत हालात देखेंगे हम UPSSC का। 5 वर्षों से अधर में लटकी हैं 20 से अधिक भर्तियां, उठ रहे हैं सवाल। UPSSC की कार्यप्रणाली से प्रतियोगी नाराज हैं, मुख्य सचिव को लिखा है पत्र। यहाँ पर देखा जाए तो 90 दिन के भीतर सभी भर्तियों को पूरा कर लिया जाए। इसमें बहुत सारी भर्तियां दिखाई पड़ रही हैं, और इनके लिए यहाँ पर देखिए चीज़ें बताई गई हैं। और देखिए यहाँ पर मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में प्रतियोगियों की ओर से मांग की गई है कि किसी भी नई भर्ती को 180 दिन में पूर्ण कराए जाने की बाध्यता रखी जाए, और PT शामिल होने की तिथि से अभ्यर्थी की आयु की गणना की जाए, ताकि कोई अभ्यर्थी यहाँ पर PT के बाद भर्ती परीक्षा के इंतजार में ओवर एज हो जाता है तो उसे भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आयोग की परीक्षाएं सरकारी एजेंसी के माध्यम से कराई जाए, इन सभी चीज़ों पर एक लेटर यहाँ पर लिखा गया है। अब दोस्तों हम अगली अपडेट पर नज़र डालें तो 9 फरवरी से प्रस्तावित जो डीलेट की परीक्षाएं हैं, चुनाव के चलते ये स्थगित कर दी गई हैं, और चुनाव के बाद घोषित होगी अलग से समय सारणी। तो यहाँ पर देखा जाए तो DLED सत्रों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित है। अब दोस्तों देखा जाए तो SSC CHSL 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। देखा जाए तो कल की डेट से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू है, और इसके लिए LDC, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर 12वीं पास वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो 18 से 27 मिनिमम एज रखी गई है, और 5 साल का SC को, 3 साल को OBC को, दिव्यांग इत्यादि को आयु में उस प्रकार से छूट भी मिलेगी। Tier 1 के लिए आवेदन होगा, और ये मई में एग्ज़ाम प्रस्तावित है, और साथ ही साथ Tier 2 वगैरह का और Tier 3 का। Tier 2 में निबंध लेखन होता है, और Tier 3 में आपको क्या है, कंप्यूटर बेस्ड जो है टाइपिंग टेस्ट देना होता है। इन प्रक्रियाओं से गुजरेंगे। अब दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, कनिष्ठ सहायक भर्ती में अहर्ता और अभिलेख परीक्षण 8 तारीख से होगा। यहाँ पर देखा जाए तो कनिष्ठ सहायक 2019 के तहत अहर्ता व अभिलेख परीक्षण का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। देखा जाए दोस्तों तो 7 तारीख से खुल सकते हैं 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। अपर मुख्य सचिव से मिले संचालकों को मिला है आश्वासन, 7 से ऑनलाइन कक्षाएं बंद करने का यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 6800 आरक्षण सूची की एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों कल की डेट पर देखा जाए तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बघेल जी से यहाँ पर अभ्यर्थियों की एक मीटिंग हुई, और मीटिंग के उपरांत ये डिसीजन लिया गया कि 3 फरवरी को होने वाला आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। तो ऐसे में 3 तारीख को जो आंदोलन करने वाले थे छात्र 6800 आरक्षण सूची के लिए, वो स्थगित कर दिया गया है बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव बघेल जी से वार्ता के क्रम में। अब वार्ता में यही चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि जो भी प्रोसीडिंग है, बघेल जी के अनुसार कहना है कि 18 तारीख के पहले संभव नहीं है, 18 फेब के पहले संभव नहीं है, और इसी वजह से और भी कुछ रीजन है जिनको अभ्यर्थी नहीं बता रहे हैं कि आखिरकार मीटिंग में क्या कुछ चीजें हुई हैं। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो कुछ भी होना है वो 18 तारीख की सुनवाई के बाद ही हो पाएगा। मतलब विभाग पूरी तरीके से यहाँ पर सक्रिय है कि 18 फरवरी का जो सुनवाई है उसमें पक्ष मजबूती से रखा जाए, और उसके बाद ही यहाँ पर भर्ती की दिशा और दशा को तय किया जाएगा। अब दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, यहाँ पर देख सकते हैं एडेड डिग्री कॉलेजों में 4500 से अधिक पद खाली हैं।
रिजल्ट घोषित करने में देरी के चलते फंस गया है नया अधियाचन। देखा जाए तो सूबे के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के 4500 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षक के अभाव में पठन पाठन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। नवंबर में लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन अभी तक उसका जनवरी महीना बीतने के बावजूद परिणाम जारी नहीं हुआ। परिणाम के लिए अभ्यर्थी आयोग का चक्कर काट रहे हैं। वंदना त्रिपाठी जी का कहना है कि लिखित परीक्षा परिणाम तैयार हो रहा है, जल्द जारी किया जाएगा। और उच्च शिक्षा निदेशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती का अधियाचन अक्टूबर 21 में जारी करना था, वो प्रक्रिया भी सुस्त है। प्रतियोगियों का कहना है कि नई भर्ती निकलवाने के लिए निदेशालय पर जल्द बेमियादी धरना शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों हम एट लास्ट बात करेंगे नई प्राथमिक भर्ती से बीएड क्या बाहर होंगे। इसको लेकर जो जंग है वो जारी हो चुकी है और ये मामला क्लियर हो जाएगा आपको 4 फरवरी को, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है। क्योंकि कहीं ना कहीं वहां से जो ये केस फाइनलाइज होगा, बीएसटीसी और बीएड का विवाद, तो वो पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में लागू होगा। तो आगामी समय में जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड की वैधता पर निर्णय हो जाएगा कि बीएड अभ्यर्थी रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि एनसीटीई की जो अधिसूचनाएं हैं वो निरस्त कर दी गई हैं, तो ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य पर खतरे की घंटी जो है वो बज गई है। अब तलवार लटक रही है, तो बीएड अभ्यर्थियों को खासा सतर्क और सचेत रहना चाहिए और इसके लिए लगातार प्रयास भी करने चाहिए। और डीएलएड छात्रों को भी इस भर्ती में यानी कि अपने प्रथम वरीयता केस को मजबूती के लिए भी प्रयास करने चाहिए और इस मामले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट से हो जाए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए विवाद शांत हो जाए। कुछ भी हो, जो भी होगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वही सर्वमान्य होगा और वही सभी के लिए बाध्यकारी होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा। और यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पहले ही इस मामले का निस्तारण 100% हो जाएगा, तो उसमें खुद ब खुद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता है, एज इट इज चीज़ें चलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में